हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शनल पेपर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो एमए प्रीवियस में भी चलता है और फाइनल में भी चलता है। इसका कुछ हिस्सा हमारा बीए पार्ट फर्स्ट भी कवर करेगा। तो आज हम ले रहे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पहला टॉपिक रोल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आज हम लेते हैं आर्थिक विकास में कृषि का महत्व कि क्या महत्व है अर्थव्यवस्था के विकास में एग्रीकल्चर का। तो इससे पहले हमें जाने कि विश्व की जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको मुख्यतया 3 श्रेणियों में हम रखते हैं, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। तो वो कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम एक देश को ये कहते हैं कि ये अल्प विकसित देश है, भारत, चाइना, इन सब देशों को हम कहते हैं कि ये विकासशील देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनको हम कहते हैं कि ये विकसित देश हैं। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इन देशों को इन विभिन्न अलग अलग श्रेणियों में रखती हैं। यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और प्राचीन काल से ही कृषि जो है यहाँ का एक मुख्य व्यवसाय रहा है। यहाँ की यूँ कहें कि शुरू में तो कम से कम 2/3 जनसंख्या जो है वो जो अपने जीविका यापन के लिए इसी पर निर्भर करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो है अनुपात धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इसकी सहायता से उद्योगों का विकास हो रहा है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है, देश की जो राष्ट्रीय आय है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है कृषि से आता है। तो कृषि को महत्व को बताते हुए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी अपने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे कॉल और हुअर ने कहा कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि का विकास पहले होना चाहिए और यदि किसी क्षेत्र के अविकसित होने से दूसरे क्षेत्र के विकास में बाधा पड़ती है तो वह अविकसित क्षेत्र कृषि ही होगा जो अन्य क्षेत्रों के विकास को बाधित करेगा। मतलब कॉल और हुअर का कहना क्या है कि यदि किसी भी क्षेत्र, कोई दूसरा क्षेत्र, जैसे अर्थव्यवस्था को मुख्यतः हम 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा आता है कृषि और उससे संबंधित अन्य क्षेत्र जैसे पशुपालन है, मछली पालन है या और कुछ है ना, ये सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या विनिर्माण क्षेत्र को या औद्योगिक क्षेत्र को लेते हैं। तृतीयक क्षेत्र में हम बात करते हैं किसकी? तृतीयक क्षेत्र में हम लेते हैं सेवाओं को। तो कहने का मतलब हुआ कि इन्होंने कहा कि यदि किसी दूसरे देश का, दूसरे क्षेत्र का, देश के किसी दूसरे या अर्थव्यवस्था के किसी दूसरे क्षेत्र, मतलब कृषि के अलावा कोई अन्य क्षेत्र यदि अविकसित रह जाता है तो इसका कारण क्या होगा कि वहां पर कृषि जो है विकसित नहीं है। तो कृषि को विकसित करना बहुत जरूरी है। कृषि जब तक विकसित नहीं होगी अन्य क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, अन्य क्षेत्र जो है वो अविकसित रह जाएंगे। इसी तरह प्रोफेसर सुल्ज ने भी यही कहा कि कोई भी अल्प विकसित राष्ट्र खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त किए बिना उसके विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि खाद्यान्न जो है एक सबसे आवश्यक जो है हमारी जरूरत है, कि सबसे ज्यादा जरूरत, यदि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होगा पर्याप्त मात्रा में तो क्या होगा, देश की जो जनसंख्या है वो ज्यादा स्वस्थ नहीं होगी और स्वस्थ नहीं होगी तो वो ज्यादा कार्य करने में सक्षम नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है क्या। तो आर्थिक विकास में या अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को हम कई बिंदुओं के द्वारा, इन बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें पहला है खाद्यान्न आपूर्ति का स्रोत। जैसे कि प्रोफेसर सुल्ज ने भी कहा कि जो देश खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर सकता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में जहां पर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होगी वो देश विकसित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खाद्यान्न की आपूर्ति जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर यदि खाद्यान्न की पूर्ति नहीं है तो वहां के लोग क्या होगा, उनको भोजन नहीं मिलेगा या ऊंची कीमतों पर मिलेगा। क्योंकि जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या होता है, खाद्यान्नों के लिए आय की मांग लोच बहुत ऊंची होती है, इसलिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करना वहां पर बहुत जरूरी होता है। तो इन क्षेत्रों में यदि खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं होगी तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में और पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, और स्वस्थ नहीं होंगे तो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाएगा।
तो इन्होंने क्या बताया है कि विश्व के सभी देशों में कृषि खाद्यान्न आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। हम सभी जानते हैं कि खाद्यान्नों की आपूर्ति जो है वो कृषि के द्वारा ही संभव है। कृषि से ही हमें अनाज मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं, दालें, जितनी भी हमारे खाद्यान्न है वो हमें कृषि से ही प्राप्त होते हैं। विकासशील देशों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव व खाद्यान्नों के लिए आय की मांग लोच बहुत ऊंची होती है, जिसके कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति करना या उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक प्रमुख समस्या होती है। यदि कृषि बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति में असमर्थ हो जाती है, तब अर्थव्यवस्था के विकास की दर गिरने लग जाती है। यदि इन देशों में कृषि क्षेत्र बढ़ती हुई खाद्यान्न मांग को पूरा नहीं कर पाता है, तो इसका आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है। यदि जो कृषि क्षेत्र है वो खाद्यान्नों की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने का मतलब क्या है कि इससे क्या होगा, लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो ज्यादा कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, या खाद्यान्नों की जो कीमतें हैं वो बहुत ऊंची हो जाएंगी। इनकी ऊंची होने के कारण एक तरफ तो कृषि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोगों को ऊंची कीमतों पर मिलेंगे, दूसरी तरफ कृषि जो है उद्योगों के लिए भी रोजगार या श्रम उपलब्ध करवाती है। तो जो श्रमिक हैं उनकी मजदूरी भी बढ़ जाएगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के विकास पर जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि होगी तो इसका क्या परिणाम होगा, जिसके कारण से क्या होगा, यदि कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है तो ऐसी स्थिति में लाभ भी प्रभावित होगा, इससे लाभ प्रभावित होगा तो निवेश प्रभावित होगा, निवेश प्रभावित होगा तो इससे आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित होगी। और इससे क्या होगा कि यदि हमारे पास खाद्यान्नों की कमी है तो हमें उसको पूरा करने के लिए विदेशों से आयात करना पड़ेगा, और यदि हम विदेशों से आयात करते हैं तो इसके कारण से हमारी विदेशी मुद्रा जो है वो ज्यादा हमें आयातों पर खर्च करनी पड़ेगी, और अन्य पूंजीगत सामान जो है उसको खरीदने के लिए हमारे पास कम विदेशी मुद्रा बच पाएगी। और जबकि भारत जैसे विकासशील और जो अल्प विकसित देश हैं उनको पूंजीगत सामान की आयात की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यदि वहां पर विदेशी मुद्रा की कमी हो जाएगी या वो विदेशी मुद्रा को खाद्यान्नों के आयात पर खर्च कर देंगे, तो पूंजीगत सामान के आयात में कटौती करनी पड़ेगी, और यदि पूंजीगत सामान कम आएगा तो इससे उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न होगी, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो अवरुद्ध हो सकता है। इसके साथ ही ये कहते हैं कि यदि विदेशों से खाद्यान्न को आयात करेंगे तो इससे अल्प विकसित और विकासशील देश जो है इनमें इनकी जो राजनीतिक उसमें है, राजनीतिक दबाव जो है विकसित देशों का इन पर पड़ेगा, जो भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र जो है यदि खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करेगा तो इससे अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होगा। दूसरी तरफ क्या होगा कि यदि खाद्यान्न की पूर्ति हम कर पाते हैं तो हमारी विदेशी मुद्रा जो खाद्यान्नों के आयात पर खर्च हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, वो बच जाएगी, और उसका हम विदेशियों से मशीनरी और अन्य कच्चा माल खरीदने में उपयोग में लेंगे, जिससे क्या होगा, जिसका उपयोग हम अर्थव्यवस्था के विकास में लगा सकते हैं। तो सबसे पहला तो सबसे जरूरी जो क्या हुआ कि जो कृषि जो है वो खाद्यान्नों की आपूर्ति का स्रोत है, और खाद्यान्नों की आपूर्ति जो है यदि नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में भी अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो अवरुद्ध हो सकता है। दूसरा अब हम लेते हैं राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। राष्ट्रीय आय में कृषि का क्या योगदान है, तो हम ये कहें कि विश्व की चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, अल्प विकसित हो, विकासशील हो या विकसित हो, हर अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का एक कृषि का जो है वो राष्ट्रीय आय में एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। वो बात अलग है कि जैसे जैसे देश जो है विकसित, अल्प विकसित से विकासशील, विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में आता है तो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो जैसे जैसे मतलब कहने का मतलब हुआ, इसका उदाहरण क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था से देख ले सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे शुरू में अल्प विकसित देशों की श्रेणी में थी, फिर विकासशील में आई, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय आय में जो कृषि का जो योगदान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे विकास की तरफ अग्रसर होती जा रही है अर्थव्यवस्था, वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में जो कृषि है उसका योगदान कम होता जा रहा है, उद्योगों का जो योगदान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी तरह क्या होगा कि पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि राष्ट्रीय आय जो है उसमें कृषि का भाग कम होने का मतलब ये नहीं कि कृषि से निरपेक्ष आय कम हो गई है।
इसका मतलब इसका सापेक्ष है, मतलब निरपेक्ष आय कम नहीं हो रही, वो तो बढ़ रही है। 1 करोड़ रुपए थी तो अब 1100 हो गई, 1200 करोड़, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन जो सापेक्ष, यदि हम अन्य क्षेत्रों से उसकी तुलना करते हैं, कि उद्योगों से तुलना करें, सेवाओं से तुलना करें, तो वो जो हिस्सा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो अनुपात जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा कृषि का, यदि पहले 70% था, तो अब घटकर वो जो हिस्सा है वो 50% हो गया, 50% से 40% पर आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राष्ट्रीय आय में जो जो कृषि जो है उससे प्राप्त होने वाली आय भी कम हो रही है। कृषि से प्राप्त होने वाली आय बढ़ रही है, लेकिन उसका जो हिस्सा है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे विकास हो रहा है, औद्योगिक उत्पादन में हम नई नई टेक्नोलॉजी को काम में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके कारण से उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन कृषि से जो उत्पादन का हिस्सा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कृषि से प्राप्त होने वाली निरपेक्ष आय जो है वो बढ़ रही है। तो इस तरह से ये हुआ कि राष्ट्रीय आय में जैसे जैसे देश विकास की तरफ अग्रसर होता है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बढ़ता जाता है। अब हम लेते हैं कि तीसरा है कि उद्योगों का आधार। कृषि जो है वो उद्योगों का आधार है। उद्योगों का आधार का मतलब किसी भी उद्योग को चलाने के लिए सबसे ज्यादा हमें किस चीज की जरूरत है? यदि शुरू करना है तो हमें कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें उद्योगों को जो है वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। सबसे बड़ा तो क्या है कि जितना भी कच्चा माल उद्योगों को जरूरत पड़ती है वो सारा कृषि से प्राप्त होता है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में जो अतिरिक्त श्रमिक होते हैं वो उद्योगों की तरफ जाते हैं, तो उद्योगों को कृषि से सस्ते श्रमिक मिलते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कृषि जो है वो उद्योगों का आधार है। यदि कृषि, इसीलिए प्रोफेसर सुल्ज ने या प्रोफेसर कॉल और हुअर ने यही कहा था कि यदि कोई क्षेत्र अविकसित रह जाता है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वहां की कृषि क्षेत्र विकसित नहीं है। यदि कृषि विकसित होगी तो अन्य क्षेत्र अपने आप विकसित हो जाएंगे। तो इसी तरह क्यों होंगे? क्योंकि उद्योगों का जो आधार है वो ही कृषि है। यदि उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिलेगा, श्रमिक नहीं मिलेंगे, तो उद्योगों का विकास अपने आप अवरुद्ध हो जाएगा। अब है उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति। जैसे कि हमने पहले वाले पॉइंट में लिया कि उद्योगों का जो आधार है वो कृषि है, तो आधार में क्या है कि जितना भी कच्चा माल है, यदि हमने कपड़ा उद्योग है तो हमें कपास एग्रीकल्चर कृषि से मिलेगी, यदि चीनी उद्योग है तो गन्ना कृषि से मिलेगा, यदि पटसन उद्योग है या घी तेल या जो भी उद्योग है, रबड़ उद्योग है, चाय उद्योग है, इस सारे उद्योग, जितने भी उद्योग हैं, उनके लिए कच्चा माल जो है वो हमें कृषि से प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। खाद्यान्न, जितने भी खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग हैं, मतलब एग्रो प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री जितनी भी हैं, वो सारी की सारी अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करती हैं। कृषि जो है उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। यदि कृषि से पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध नहीं होगा तो कृषि उद्योगों के विकास की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। अगला है पूंजी निर्माण में सहायक। अल्प विकसित और विकासशील जो देश हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूंजी की कमी की है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन देशों में यदि कृषि विकसित होगी, कृषि क्षेत्र यदि विकसित होगा तो बड़ी मात्रा में बचतें होंगी कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, और उन बचतों को वो उद्योगों की तरफ निवेश करेंगे या बैंकों के द्वारा वो उसको निवेश के लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो प्रारंभिक अवस्था में ये कार्य जो है कृषि क्षेत्र, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी विकास की प्रारंभिक अवस्था में होती है तो वहां पर कृषि का योगदान सबसे ज्यादा होता है। अर्थव्यवस्था में कृषि जो है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। तो कृषि के द्वारा ही सारी बचतें जो है उनका निर्माण किया जाता है। तो जैसे जैसे कृषि इससे विकास होता जाता है वैसे अन्य क्षेत्रों का विकास होता जाता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में केवल प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसी के द्वारा पूंजी निर्माण किया जाता है। जैसे कृषि की आय पर कर लगाकर या कृषिगत उत्पादों का निर्यात करके हम आय प्राप्त कर सकते हैं, या सरकार क्या कर सकती है, किसानों से कम कीमत पर कृषि उत्पादन को खरीद कर उनके ऊंचे दामों पर बेचकर आय प्राप्त कर सकती है, या कृषि में जो छिपी हुई बेरोजगारी वाले श्रमिक हैं उनको उद्योगों की तरफ स्थानांतरित करके पूंजी का निर्माण कर सकती है। तो
छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि व्यक्ति हमें काम करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसका उत्पादन कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि हम देखें कि गांव में जब खेती पे एक परिवार अपने के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे उस खेत पर काम करने लग जाते हैं, चाहे 5 लोगों की जरूरत है या नहीं है वहां उस खेत में। यदि हमारे पास जोत का आकार कम है और यदि हमें उस खेत में 2 ही लोगों की आवश्यकता है, लेकिन घर में 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों उस पे काम करते हैं, तो काम तो यदि 2 व्यक्ति करेंगे तो भी उतना ही उत्पादन होगा और 5 करेंगे तो भी उतना ही उत्पादन होगा। तो ऐसी स्थिति में वो 3 जो लोग हैं वो छिपी हुई बेरोजगारी के मतलब वो काम करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका उत्पादन जो है वो शून्य होता है। तो ऐसी स्थिति में उन श्रमिकों को यदि हम उद्योगों की तरफ ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सस्ती दर पर उद्योगों को श्रमिक प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि हमने लिया कि कृषि जो है उद्योगों का आधार है, तो उद्योगों के आधार में हमने 2 पॉइंट्स लिए। पहला कि कृषि जो है वो एक तो उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, तो यदि कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाएगी तो उद्योगों का विकास अवरुद्ध हो सकता है। दूसरा ये है कि उद्योगों के लिए श्रम की पूर्ति उपलब्ध करवाती है। जैसे हमने पहले लिया कि कृषि क्षेत्र में क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है कि एक घर में यदि 5 व्यक्ति हैं तो पांचों के पांचों खेत पर काम करने लग जाते हैं, जबकि पांचों की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति जिसके काम करने से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही, इन श्रमिकों को हम क्या करें, उद्योगों की तरफ ले जाएं, तो एक तरफ तो उद्योगों को सस्ती दर पर मजदूर मिलेंगे, दूसरी तरफ जो कृषि क्षेत्र की छिपी हुई बेरोजगारी थी वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उद्योगों के लिए सस्ती दर पर जो है कृषि श्रमिक उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन होता है ग्रामीण क्षेत्र में, उनको देश के अन्य भागों तक ले जाने के लिए या मंडियों तक ले जाने के लिए हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो कृषि जो है वो परिवहन के साधनों की आय का भी एक बड़ा स्रोत है, चाहे वो रेलवेज हो चाहे रोडवेज हो। उन सभी साधनों से कृषिगत पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। या यूं कहें कि कृषि में हर जगह भंडारण की व्यवस्था नहीं है, तो उसको स्टोरेज करने के लिए भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। इसके साथ ही विदेशी व्यापार में भी कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कृषिगत पदार्थों का निर्यात करके सरकार जो है बड़ी मात्रा में आय प्राप्त करती है। तो भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो स्थान है वो है कि 2018-19 में कुल निर्यात में कृषिगत एवं सहायक पदार्थों का अंश जो है 11.8% था, जबकि 2010-11 में क्या था, 9.7% था, जो बढ़कर क्या हो गया 11.8% हो गया। तो इन निर्यातों के द्वारा सरकार क्या करती है, बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करती है और उस विदेशी मुद्रा की सहायता से फिर से मशीनें और नए यांत्रिक सामानों को खरीद कर अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करती है। अब हम लेते हैं कि कृषि का एक महत्वपूर्ण जो रोल है या कृषि जो है रोजगार को उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं उनमें तो कृषि जो है रोजगार उपलब्ध करवाने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि जैसे जैसे विकसित देशों की श्रेणी में जाते हैं तो हम कह रहे हैं कि कृषि का जो है वो महत्व धीरे धीरे या योगदान जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, लोग जो है उद्योगों और सेवाओं की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यदि विकासशील और अल्प विकसित देश हैं उन देशों में तो बड़ी मात्रा में लोगों की जीविका अर्जन का जो साधन है वो केवल कृषि है। भूमिहीन श्रमिकों तथा सीमांत श्रमिकों के लिए ये क्षेत्र रोजगार उपलब्ध करवाने में बड़ा मददगार होता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में 1991 में जो कृषि में संलग्न श्रमिकों का जो अनुपात था वो 58.2% था, जो धीरे धीरे जैसे जैसे देश विकास की तरफ जा रहा है ये अनुपात धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2001 में 58% हुआ, फिर 2011 में 54.6% हो गया। इस तरह विकास की तरफ जैसे जैसे देश अग्रसर हो रहा है, कृषि में जो संलग्न श्रमिक हैं उनका अनुपात धीरे धीरे कम हो रहा है और उद्योगों और सेवाओं की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं उनमें जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है उसको रोजगार कृषि क्षेत्र से ही उपलब्ध होता है। जैसे 2011 में भी यदि 54.6% श्रमिक जो थे, जितने भी कुल श्रमिक थे देश में उनके आधे से ज्यादा जो श्रमिक थे वो कृषि क्षेत्र में ही लगे हुए थे। इसी तरह कृषि जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण में भी सहायक है। ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण का मतलब क्या है, कल्याण से तात्पर्य है लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि।
तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके जीवन स्तर में वृद्धि कैसे होगी? जीवन स्तर में वृद्धि का संबंध है आय में वृद्धि से। यदि आय बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा वस्तुओं का और गुणात्मक वस्तुओं का उपभोग करेंगे, मतलब अच्छी क्वालिटी की और ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का यदि उपभोग करते हैं तो इससे क्या होगा? लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो उनकी आय बढ़ेगी, मतलब उनका कल्याण होगा। तो कल्याण से तात्पर्य है कि जीवन स्तर में जितनी वृद्धि हो रही है, तो यदि लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का योगदान है। यदि कृषि में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़े और लोगों की उत्पादकता भी बढ़े, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि लोग जीवन स्तर में वृद्धि का संबंध है उपभोग से, कि जितनी ज्यादा वस्तुओं का और गुणात्मक वस्तुओं का उपभोग करेंगे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी और उनके कल्याण में वृद्धि होगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये साधन है, क्योंकि उनकी आय का साधन क्या है? कृषि, और कृषि का जितना विकास होगा उन लोगों के कल्याण में उतनी ही वृद्धि होगी। इसके साथ ही उद्योगों में जो उत्पादन बनता है या औद्योगिक जो उत्पाद हैं उनके लिए जो बाजार है वो भी कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में या जितने भी कम आय वाले लोग होते हैं उनकी मांग की लो जो है वो इन उत्पादों के लिए सबसे ज्यादा होती है। तो यदि इन क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादों को यदि बाजार की जरूरत है तो सबसे बड़ा बाजार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। तो उन क्षेत्रों के द्वारा, ग्रामीण लोगों के द्वारा इन चीजों की मांग में जैसे जैसे वहाँ की कृषि क्षेत्र का विकास होगा, वहाँ के लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो औद्योगिक उत्पादों की मांग में उनकी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो कहेंगे कृषि क्षेत्र का जितना ज्यादा विकास होगा, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। अब है गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में सहायक। कृषि जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है, अतः कृषि क्षेत्र में विकास करके हम क्या कर सकते हैं? एक तो ग्रामीण बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं और गरीबी को दूर कर सकते हैं। गरीबी का संबंध किससे है? प्रति व्यक्ति उपभोग कैलोरी से लिया जाता है कि कितनी एक व्यक्ति कितनी कैलोरीज का उपभोग करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? कृषिगत उत्पादन में वृद्धि करके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता को बढ़ाकर इस गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में का विकास करके या कृषि का विकास करके हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है उसे दूर कर सकते हैं। गरीबी को तो कैसे? कि उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को सस्ती दर पर खाद्यान्न मिलेगा, और चूंकि गरीबी का संबंध हम किससे लेते हैं? प्रति व्यक्ति उपभोग की जो कैलोरी है, कितनी कैलोरी उपभोग करता है, उससे संबंधित है। तो यदि उसको खाद्यान्न की उपलब्धता होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यक्ति गरीबी के उस स्तर से ऊपर चला जाएगा। इसके साथ ही सामान्य जीवन स्तर में सुधार होगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। मुद्रास्फीति का संबंध है कीमतों में तेजी से वृद्धि है। जब कृषि क्षेत्र में सुधार होगा या कृषिगत उत्पादन में वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में जो कीमतों में वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण लगेगा, और दूसरी तरफ लोगों को सस्ती दर पर जब खाद्यान्न मिलेगा तो वो ज्यादा मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न वस्तुओं का उपभोग करेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था कृषि जो है तीव्र और समावेशी विकास में भी सहायक है। समावेशी विकास का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों का और सभी समुदायों को विकास की धारा में सम्मिलित करना। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समाज के जितने भी वर्ग हैं और सभी समूह हैं उनको विकास की धारा में सम्मिलित किया जाए। तो कृषि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ग्रामीण जनसंख्या को, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या जो होती है वो अल्प विकसित और विकासशील देशों में ज्यादा पिछड़ी हुई होती है, तो उस जनसंख्या को हम वहां का विकास, कृषि का विकास करके इस मुख्य धारा में सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र में सुधार करके ग्रामीण लोगों को भी विकास की धारा में सरकार सम्मिलित कर सकती है। तो ये हुआ हमारा कृषि क्षेत्र का जो है अर्थव्यवस्था में जो योगदान या भूमिका है। तो ये सारे बिंदु इसके हुए। ये हो गया हमारा कृषि क्षेत्र का योगदान या रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू।